वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है पंकज गौतम और स्वागत है आप सभी का डिफरेंस चाणक्य एकेडमी में। और आज हम टॉपिक नंबर 21 डिस्कस करने वाले हैं अपने न्यू सिलेबस प्लेलिस्ट का। तो ये जो टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो हो सकता है एक क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इसको हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक पार्ट आपका ये है और इसके बाद एक और पार्ट आपका आएगा टॉपिक नंबर 21 का। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसमें दो बड़े बड़े एम्पायर्स को एक साथ डिस्कस किया हुआ है एक ही चैप्टर के अंदर। तो इसको हम दो पार्ट में ही डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो क्लास है, आपकी जो क्लास है वो ज्यादा बड़ी क्लास ना हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है टॉपिक और आपको भी समझ में आ जाएगा हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो जो आपका टॉपिक है, टॉपिक नंबर 21, उसका नाम है रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप, यानी भारत का जो पॉलिटिकल मैप है उसकी रीशेपिंग। ठीक है, टॉपिक्स की पीडीएफ बेटा आपको जैसे ये खत्म हो जाएंगे, 23 टॉपिक जैसे ही खत्म हो जाएंगे, अभी 21 हम कर रहे हैं, 23 जैसे ही खत्म हो जाएंगे क्योंकि इसके बाद दो और टॉपिक बचेंगे बस, तो मैं सारी पीडीएफ आपको एक साथ ही सेंड कर दूंगा। और मैंने आपको पहले से ही कह रखा है कि अभी तक आप नोट जरूर बनाइए अपने भी। ठीक है, अपने हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो बनाने बहुत जरूरी हैं। अगर आपने वो बनाए हैं तो वो ज्यादा आपके काम आएंगे। अदरवाइज मैं इसकी जो पीडीएफ है वो सारे टॉपिक्स की जो पीडीएफ है वो आपको एक साथ ही सेंड कर दूंगा जैसे ही 23 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो बस दो टॉपिक बच रहे हैं, इसके बाद फिर आपको सारी पीडीएफ जो है वो एक साथ मिल जाएंगी। तो देखते हैं टॉपिक नंबर 21 जो है वो किस बारे में है, किस बारे में बात करता है। तो ये इसका नाम है रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप, यानी इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है उसकी रीशेपिंग, यानी वो कैसे रीशेप हुआ। अभी तक हमने जो डिस्कस किए थे एम्पायर्स, उसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री के जो एम्पायर्स थे उनको डिस्कस किया था। जैसे हमने मौर्यन एम्पायर डिस्कस किया, जैसे हमने गुप्ता एम्पायर डिस्कस किया। उसके अलावा जो बहुत रीजनल एम्पायर थे, जैसे सातवाहन एम्पायर है, कुषाण है, साउथ इंडिया में जो एम्पायर थे जैसे कि पांड्य हैं, चोल हैं, चेर हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री के बारे में। और आप सभी को पता है मिडिवल हिस्ट्री में जो दो बड़े एम्पायर्स थे, जैसे एक दिल्ली सल्तनत था और एक मुगल एम्पायर था, तो वो दोनों ही एम्पायर इस एक चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं। तो इसीलिए हम इस चैप्टर को दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहला पार्ट आज रहने वाला है जिसमें हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में और विजयनगर एम्पायर के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या क्या चीजें हैं इसमें देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें यह बताया गया है, अभी तक जैसे हमें ये लगता था कि खलजी खिलजी जो है वो अलग अलग होते हैं, बट इसमें बोला गया है कि खलजी और खिलजी आर द सेम। ठीक है, तो कुछ नई चीजें जो है चैप्टर में न्यू एनसीईआरटी में आपको जानने को मिलेंगी। तो पहली चीज तो इन्होंने ये बोली है कि खलजी और खिलजी आर द सेम, दोनों ही सेम है। जैसे हमने दो नाम सुने हैं, एक नाम आपने सुना होगा बख्तियार खलजी, तो वो खलजी है। एक आपने नाम सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी, तो वो खिलजी है। तो दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम है। खलजी और खिलजी दोनों सेम है, ये इसमें बोला गया है। सिमिलरली वी यूज हियर द नाउ स्टैंडर्ड स्पेलिंग ऑफ मुगल स्पेलिंग, बट अल्टरनेटिव सच एज मुगल और मोगुल आर स्टिल समटाइम्स यूज्ड। इसने कहा है कि हम नॉर्मली जो है मुगल की स्पेलिंग कौन सी यूज करते हैं, तो हम नॉर्मली ये वाली स्पेलिंग यूज करते हैं, MUGHAL। हम इस स्पेलिंग का यूज करते हैं, MUGHAL। लेकिन ये कह रहा है कि इसके अलावा और भी स्पेलिंग्स हैं जो कि हिस्ट्री में कई अलग अलग जगह पर यूज करी गई है। जैसे कहीं कहीं पे मुगल भी यूज किया गया है, कहीं कहीं पे मोगुल भी यूज किया गया है, लेकिन हम जो स्टैंडर्ड स्पेलिंग है इसकी मुगल वो यूज करते हैं। ठीक है, मैनी ऑफ दीज इन्वेडर्स वर सेंट्रल एशियन, टर्किक और अफगान। यानी कि ये कौन है, ये भारत में जो आए हैं जैसे खलजी खिलजी मुगल, ये सब कौन है, तो ये सब भारत में इन्वेडर थे, यानी ये सब भारत के ऊपर अटैक करने के लिए आए थे। तो ज्यादातर जो अटैकर्स थे, ज्यादातर जो इन्वेडर्स थे वो टर्किक ये थे या फिर अफगान थे, यानी उनकी जो एथनिसिटी है या तो वो टर्किश थी या फिर वो अफगान थी। ठीक है, टर्की का मतलब क्या होता है, रेफर्स टू पीपल्स लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद अ वास्ट रीजन स्ट्रेचिंग अक्रॉस सेंट्रल एशिया ऑल द वे टू टर्की एंड साइबेरिया। जब हम बोलते हैं टर्किक, तो टर्किक का मतलब क्या होता है, कौन लोग होते हैं जिनको टर्किक कहा जाता है, तो टर्किक वो लोग होते हैं जिनकी लैंग्वेज, जिनका कल्चर जो है वो एक बहुत बड़े एरिया में फैला होता है। जैसे सेंट्रल एशिया में कहां से कहां तक, तो टर्की से लेकर के साइबेरिया तक, यानी रशिया का जो साइबेरिया का इलाका है, टर्की से लेकर के वहां तक का जो इलाका है उसको हम सेंट्रल एशिया कहते हैं। और जो भी लोग सेंट्रल एशिया से भारत के ऊपर अटैक करने के लिए आए, हमने उन्हें टर्किक कहा, तुर्की कहा। ठीक है, कि तुर्की इन्वेडर्स थे, टर्किक इन्वेडर्स थे। तो टर्किक का मतलब आप याद रखना, केवल टर्की के जो लोग हैं उनको टर्किक नहीं कहा जाता है। टर्किक का मतलब होता है जो पूरा सेंट्रल एशिया है,
टर्की से लेकर के साइबेरिया तक का जो इलाका है उस पूरे इलाके को टर्किक कहा जाता है, वहां के लोगों को टर्किक कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको एक चीज है जो आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं आगे। तो मिडिवल जो डायनेस्टी है, मिडिवल जो पूरा का पूरा हमारा हिस्ट्री है, उसका पहला एम्पायर, उसकी पहली सल्तनत जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो राइज एंड फॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कस करेंगे। अब चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल में जो है चीजें नहीं दी गई हैं। जैसे हम पुराने सिलेबस में बहुत डिटेल में इनको पढ़ते थे, अलग अलग डायनेस्टीज के बारे में डिस्कस किया करते थे, तो इतना ज्यादा डिस्कशन जो है अब नई एनसीईआरटी में उतना मेंशन नहीं है। तो जो भी चीजें मेंशन है हम केवल उन पे फोकस करेंगे, क्योंकि हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि हम पूरी हिस्ट्री को समझना चाह रहे हैं या ये जो सीरीज चल रही है पूरी हिस्ट्री को समझने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके एग्जाम को ध्यान में रख करके लाई जा रही है, नए सिलेबस को आपका कवर कराया जा रहा है। तो ये हम केवल जो है एनसीईआरटी में जितना गिवन है उतने पे ही फोकस करेंगे। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत फॉर्म्ड आफ्टर द डिफीट इन 1192 ऑफ किंग पृथ्वीराज चौहान हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो आप सभी को पता होगा कि दिल्ली सल्तनत जो है वो कैसे फाउंड हुई भारत में। तो 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होती है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। मोहम्मद गौरी इन्वेडर थे क्यों बोल रहा हूं। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट होती है 1191 को, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। लेकिन उसके एक साल बाद ही 1192 में बैटल ऑफ तराइन सेकंड होती है, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है। और मोहम्मद गौरी जीतने के बाद ही भारत में जो दिल्ली सल्तनत की एक तरीके से एस्टैब्लिशमेंट है वो शुरू होती है। तो यही बोला गया है कि दिल्ली सल्तनत फॉर्म्ड आफ्टर द डिफीट इन 1192 ऑफ किंग पृथ्वीराज चौहान हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, सल्तनत का मतलब होता क्या है? सल्तनत, ये जो वर्ड है सल्तनत, इसका क्या मतलब है? तो सल्तनत का मतलब होता है अ टेरिटरी रूल्ड बाय अ सुल्तान। यानी सुल्तान जिस इलाके को रूल करता है, सुल्तान जिस इलाके में रूल करता है उसको हम सल्तनत कहते हैं। और सुल्तान कौन है? तो अ टाइटल दैट सम मुस्लिम रूलर्स अडॉप्टेड। यानी कुछ मुस्लिम रूलर्स अपने आप को सुल्तान कहते थे। तो सुल्तान जो एक तरह का टाइटल है, राजा जैसे हम कहते हैं राजा, ऐसा ही टाइटल है सुल्तान। तो सुल्तान जो टाइटल है वो कौन यूज करते थे? तो कुछ मुगल या कुछ मुस्लिम रूलर्स थे, मुगल्स नहीं, कुछ मुस्लिम रूलर्स थे जो सुल्तान का टाइटल यूज करते थे। ठीक है, और सुल्तान जहां पे रूल करता है उसको क्या कहते हैं? सल्तनत कहते हैं। तो आपसे सल्तनत का मतलब भी पूछ सकता है, ऐसे आपसे पूछेगा कि सुल्तान क्या होता है, सुल्तान कौन होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब 5 सक्सेसिव फॉरेन डायनेस्टीज ऑफ टर्किक अफगान ओरिजिन। अब भारत में जो दिल्ली सल्तनत है उसमें टोटल 5 फॉरेन डायनेस्टीज थी जिनका टर्किक और अफगान ओरिजिन था। कुछ टर्किक थी, कुछ अफगान थी। जैसे सबसे पहले आती है ममलूक, ममलूक डायनेस्टी, जिसको हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। फिर आती है आपकी द खिलजी डायनेस्टी, खिलजी या फिर खलजी भी एक ही बात है, पहले बता दिया आपको। फिर आती है तुगलक्स, फिर आती है आपकी सैयद डायनेस्टी, और सबसे अंतिम में आती है, सबसे लास्ट में आती है लोधी डायनेस्टी। तो लोधीज या लोधीज एक ही है, इसको भी याद रखना। LODIS लोधीज ये भी ठीक है, और LODHIS लोधीज ये भी ठीक है। तो ये 5 डायनेस्टी जो है वो आपकी लगातार आती है दिल्ली सल्तनत के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी रिपेल्ड सेवरल इन्वेजन्स बाय मंगोल फोर्सेस। अब अलाउद्दीन खिलजी के समय पर बहुत सारे मंगोल अटैक भारत पर हुआ करते थे। मंगोल मतलब जो मंगोलिया से अटैक होते हैं उनको मंगोल अटैक कहते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय बहुत सारे मंगोल फोर्सेस जो है भारत पर अटैक करते थे, जो जिनको अलाउद्दीन खिलजी ने आने नहीं दिया, जिनको अलाउद्दीन खिलजी ने रेपेल किया, यानी कि उनका विरोध किया, उनको भारत नहीं आने दिया। ठीक है, इट कवर्ड मोस्ट ऑफ एशिया एट द टाइम। और जो मंगोल एम्पायर था वो एक समय पे बहुत सारा जो एशिया का हिस्सा है उसको कवर करता था। यानी एशिया में जो सबसे बड़ा एम्पायर था एक समय पे वो था मंगोल एम्पायर, जिसका रूलर था चंगेज खान। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे जो मंगोल अटैक्स थे उनको रेपेल किया, उनको आने नहीं दिया। अ कॉइन मिंटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो कॉइन मिंट किया करता था, जो कॉइन बनाता था, विच बियर्स द इंस्क्रिप्शन, जिसके ऊपर वो इंस्क्रिप्शन लिखवाता था, क्या? सिकंदर ए सानी। यानी अलाउद्दीन खिलजी के जो सिक्के होते थे उन पर वो सिकंदर सानी लिखवाता था। सिकंदर सानी का मतलब है द सेकंड अलेक्जेंडर, यानी दूसरा सिकंदर। सिकंदर ए सानी का मतलब है सिकंदर के जैसा, यानी कि दूसरा सिकंदर। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था। ठीक है, तो सिकंदर सानी लिखवाता था, जिसका मतलब है द सेकंड अलेक्जेंडर इन पर्शियन, यानी पर्शियन भाषा में लिखवाया गया सिकंदर सानी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? दूसरा अलेक्जेंडर। उसका एक स्लेव जनरल था, यानी उसका एक स्लेव भी था, साथ में वो जनरल भी था, आर्मी में जनरल था, जिसका नाम था मलिक काफूर। तो ही स्लेव जनरल मलिक काफूर एक्सपेंडेड द सल्तनत रीच साउथवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ठीक है, कि साउथ में सबसे पहले कौन सा दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सुल्तान था जिसने साउथ में एक्सपेंशन किया था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के लिए किसने किया था ये, तो ये किया था मलिक काफूर ने। मलिक काफूर कौन था, तो उसका स्लेव जनरल था। तो ही स्लेव जनरल मलिक काफूर एक्सपेंडेड द सल्तनत रीच साउथवर्ड, यानी साउथ में उसकी रीच को एक्सपेंड करने का काम किसने किया, मलिक काफूर ने किया। उसके अलावा ही ऑल्सो अटैक्ड नंबर ऑफ हिंदू सेंटर्स सच एज श्रीरंगम। उसके अलावा उसने बहुत सारे हिंदू सेंटर्स यानी हिंदू मंदिरों पर अटैक किया, जैसे कि श्रीरंगम पे अटैक किया, जैसे मदुरई पे अटैक किया, जैसे चिदम्बरम पे अटैक किया, एंड पॉसिबली रामेश्वरम यानी रामेश्वरम पे भी अटैक किया। तो ये कुछ हिंदू सेंटर्स थे जहां पे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अटैक किया गया था। तो इनके बारे में भी आपको आइडिया रखना है। आगे चलें अगर हम, तो फॉर द फर्स्ट टाइम, अब यहां से बात हो रही है आपकी एमबीटी के बारे में। तो फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द मौर्यन एम्पायर मोस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट वाज नाउ अंडर वन रूलर, एमबीटी। यानी पहली बार मौर्य एम्पायर के बाद लगभग पूरे सब कॉन्टिनेंट पर जो रूल था वो किसका था पहली बार, तो वो था एमबीटी। यानी ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा जो रूल था, सबसे बड़ा जो एम्पायर था वो किसका था, वो एमबीटी का था। एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। मौर्य एम्पायर के बाद पहली बार पूरे सब कॉन्टिनेंट पर लगभग किसका रूल था, एमबीटी का रूल था, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक डायनेस्टी का रूलर था। तो मोहम्मद बिन तुगलक हैड एम्बिशियस स्कीम्स। मोहम्मद बिन तुगलक की बहुत सारी महत्वाकांक्षी स्कीम्स थी, योजनाएं थी, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी स्कीम्स थी उसकी। बट देवर ऑफन पुअरली एग्जीक्यूटेड, लेकिन उनको वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता था। जैसे कई सारे उसके उदाहरण हैं कि उसने टोकन करेंसी एग्जीक्यूट करने की कोशिश की पर वो नहीं कर पाया। जैसे उसने कैपिटल ट्रांसफर करने की कोशिश की पर वो नहीं कर पाया। ठीक है, उसने एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की कोशिश करी पर वो नहीं कर पाया। तो ऐसे बहुत सारे उसके डिसीजंस थे जो उसने लेने चाहे बट वो सही से एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। इसीलिए उसको वाइज फूल किंग भी कहा जाता है कि बहुत बुद्धिमान था, प्लानिंग करता था लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता था। जैसे कुछ एग्जांपल आपको दिए हैं कि वन सच वाज मूविंग हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। जैसे उसका एक ऐसा ही स्कीम था, ऐसा ही उसका एक मोटिव था कि उसको अपनी कैपिटल शिफ्ट करनी थी दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद, जिसका दौलताबाद का पुराना नाम क्या था, देवगिरी। कहां थी, तो नियर प्रेजेंट डे संभाजीनगर, आज के संभाजीनगर के पास में, यानी कि महाराष्ट्र में। तो ये अपनी कैपिटल शिफ्ट करना चाह रहा था जो कि नहीं हो पाई। अनदर इंस्टेंस, एक और एग्जांपल है इसका, क्या, तो अनदर इंस्टेंस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। एक और एग्जांपल है कि उसने टोकन करेंसी शुरू करने की कोशिश की, वेयर चीप कॉपर एंड कॉइन्स, वेयर चीप कॉपर कॉइन्स वर डिक्लेयर्ड टू बी टोकन्स एंड हैव द वैल्यू ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स। जहां पे उसने जो कॉपर है उसके कॉइन्स स्टार्ट किए जिनकी वैल्यू सिल्वर और गोल्ड के बराबर होती थी। तो ये भी वो सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, तो ये भी इसका फैसला गलत साबित हुआ। दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस न्यूमरस अटैक्स ऑन सैक्रेड और रेवर्ड इमेजेस इन बुद्धिस्ट। यानी इस काल में बहुत सारे अटैक्स किए गए, जो बहुत ही ज्यादा पवित्र पुस्तकें थी, पवित्र मूर्तियां थी बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, हिंदू टेम्पल्स में। सच डिस्ट्रक्शन वाज मोटिवेटेड नॉट जस्ट बाय प्लंडर बट आल्सो बाय आइकोनोक्लाज्म। और ये जो डिस्ट्रक्शन था, यानी ये जो तबाही थी, ये जो मंदिरों को तोड़ा गया, ये जो मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ा गया, ये केवल लूटने के लिए नहीं तोड़ा गया। इसका एक और कारण था, उस कारण का नाम है आइकोनोक्लाज्म। अब ये आइकोनोक्लाज्म क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि आइकोनोक्लाज्म क्या होता है। यानी कि इस काल में, दिल्ली सल्तनत के समय, जो भारत में हिंदू मंदिरों के ऊपर अटैक्स हुए, बुद्धिस्ट मंदिरों के ऊपर अटैक्स हुए, जैन मंदिरों के ऊपर अटैक्स हुए और उनके मूर्तियों को तोड़ा गया, उसका कारण केवल प्लंडर नहीं था, लूटना नहीं था, साथ में आइकोनोक्लाज्म भी था। अब ये आइकोनोक्लाज्म होता क्या है, तो उसके बारे में आपको बताया गया इधर कि आइकोनोक्लाज्म क्या है। इसको ध्यान से समझना। आइकोनोक्लाज्म का मतलब होता है द रिजेक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ आइकन्स और रिलीजियस इमेजेस कंसिडर्ड आइडोलेटर्स। यानी कि उन मंदिरों को तोड़ना, उन मूर्तियों को तोड़ना, उन आइकन्स को तोड़ना या उन रिलीजियस इमेजेस को तोड़ना जिनको आइडोलेटर्स समझा जाता है। अब ये आइडोलेटर्स क्या है, द रिजेक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ आइकन्स और रिलीजियस इमेजेस कंसिडर्ड आइडोलेटर्स। आइडोलेटर्स का मतलब है कि जहां पे मूर्तिवाद को फॉलो किया जाता है, जैसे कि इस्लाम में मूर्तिवाद को फॉलो नहीं किया जाता, ठीक है, कि मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, लेकिन जहां मूर्ति की पूजा की जाती है उसको बोलते हैं मूर्तिवाद। जैसे हिंदू धर्म में मूर्ति की पूजा की जाती है, ठीक है, बुद्धिज्म में भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा की जाती है, जैनिज्म में भगवान महावीर की मूर्ति की पूजा की जाती है। तो जहां पे मूर्ति की पूजा की जाती है उसको बोलते हैं मूर्तिवाद, यानी कि आइडोलेटर्स। तो जहां भी आइडोलेटर्स है
उसका डिस्ट्रक्शन करना, उसका रिजेक्शन करना, यानी रिजेक्शन मतलब होता है उसको नहीं अपनाना कि ये गलत है, तो इस चीज को कहा जाता है आइकोनोक्लाज्म, यानी कि आइडोलेटर्स को रिजेक्ट करना, आइडोलेटर्स को डिस्ट्रक्ट करना, ये क्या कहलाता है? आइकोनोक्लाज्म। आइकोनोक्लाज्म। तो आइकोनोक्लाज्म की वजह से ये सारा डिस्ट्रक्शन होता था, यानी कि जो मुस्लिम रूलर थे वो मूर्तिवाद में नहीं मानते थे, तो जहां भी उनको मूर्तियां मिलती थी वो उन मूर्तियों को तोड़ते थे। ठीक है। एट द एंड ऑफ द 14th सेंचुरी के एंड में तिमूर, अ ब्रूटल टर्किक मंगोल कन्क्वेरर, एक बहुत ही खतरनाक कन्क्वेरर था जिसका नाम था तिमूर, कन्क्वेरर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जो कि सेंट्रल एशिया से बिलोंग करता था, इन्वेडेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड लॉन्च अ डेवास्टेटिंग अटैक ऑन दिल्ली। उसने नॉर्थ वेस्ट पर अटैक किया और दिल्ली के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक किया, दिल्ली को बहुत बुरी तरह लूटा उसने। एज ही रोट इन हिज मेमोयर्स, हिज टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव वाज टू वेज, उसने जो अपने मेमोयर्स हैं, जो उसकी जो कहानियां हैं, जो उसकी बुक्स हैं, उसमें जो उसने लिखा है कि उसके जो दो मोटिव थे, टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव मतलब उसके जो दो मोटिव थे वो क्या थे? वॉर विद द इन्फिडल्स, इन्फिडल्स के साथ वॉर, पहला मोटिव क्या था? वॉर विद द इन्फिडल्स, एंड टू गेन समथिंग बाय प्लंडरिंग द वेल्थ ऑफ द इन्फिडल्स, यानी कि इन्फिडल्स के साथ युद्ध करना और इन्फिडल्स की जो वेल्थ है उसको लूटना। यानी कि तैमूर के जो दो मोटिव थे, दो ऑब्जेक्टिव थे भारत पे अटैक करने के, वो क्या थे? पहला मोटिव था इन्फिडल्स के साथ लड़ाई करना, युद्ध करना, उनको मारना, और दूसरा मोटिव था इन्फिडल्स की संपत्ति को, इन्फिडल्स की धन संपत्ति को लूटना। अब ये इन्फिडल्स क्या है? तो जैसे हमने आइकोनोक्लाज्म समझा अभी कि आइकोनोक्लाज्म का मतलब होता है आइडोलेटर्स को क्या करना? रिजेक्ट करना, मूर्तिवाद को मना करना, मूर्तिवाद का विरोध करना, मूर्तियों को तोड़ना, ये कहलाता है आइकोनोक्लाज्म। इन्फिडल्स क्या होता है? इन्फिडल्स मतलब जो है वो आपको अगली लाइन बताया गया है कि इन्फिडल्स का मतलब होता है लिटरली समवन हु डज नॉट शेयर द फेथ ऑफ ए गिवन रिलीजन। इन्फिडल्स उनको कहा जाता है जो किसी पर्टिकुलर फेथ में आपके साथ नहीं मानते हैं, यानी जो आपके धर्म में नहीं मानता है, आप उसको इन्फिडल्स कहोगे। ठीक है। तो एक कंसेप्ट जो है ये भारत में नहीं था पहले, क्योंकि भारत में ऐसा नहीं होता था कि भाई हिंदू हैं तो हिंदुओं को ऐसा लगता था कि जो हिंदू धर्म में नहीं मानता है, जैसे बुद्धिज्म है, जैसे जैनिज्म है, तो उनके खिलाफ उनके ऊपर अटैक किया करते थे। तो ये चीज भारत में कम थी या ना के बराबर थी। लेकिन जो भारत में बाहर से जो अटैकर्स आए, जिन्होंने भारत पे अटैक किया, वो इस सोच के साथ आए कि जो उनके धर्म में नहीं मानता वो उनके साथ बुरा करेंगे, उनको मारेंगे, उनकी जो धन संपत्ति है उसको लूटेंगे। तो उनको क्या कहते थे? वो इन्फिडल्स कहते थे। तो इन्फिडल्स का मतलब है कि वो व्यक्ति जो आपके फेथ में नहीं मानता है, जो आपके रिलीजन में नहीं मानता है, उसको आप क्या कहोगे? उसको आप इन्फिडल्स कहोगे। तो तैमूर का भारत पर अटैक करने का दो ही कारण था, पहला इन्फिडल्स के साथ लड़ाई करना, युद्ध करना, यानी उन लोगों के साथ युद्ध करना जो उनके धर्म में नहीं मानते हैं, और दूसरा कि इन्फिडल्स की वेल्थ को लूटना। तो ये दो मोटिव थे किसके? तैमूर के भारत पे अटैक करने के। ठीक है, आगे चलते हैं। रेजिस्टेंस टू द दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत का रेजिस्टेंस, यानी दिल्ली सल्तनत के खिलाफ किस किसने विरोध किया? रेजिस्टेंस यानी विरोध, दिल्ली सल्तनत के खिलाफ किस किसने विरोध किया, कैसे कैसे किया? तो दिल्ली सल्तनत फेल्ड टू सबड्यू द ईस्टर्न गंगा किंगडम ऑफ कलिंगा, यानी दिल्ली सल्तनत जो है वो कलिंग का जो ईस्टर्न गंगा किंगडम था उसको हराने में नाकामयाब हुआ, उसको हराने में फेल हो गया। यानी दिल्ली सल्तनत कलिंग को नहीं जीत पाया, जो कलिंग में ईस्टर्न गंगा किंगडम था उसको नहीं जीत पाया, जिसके अंदर विच इंक्लूडेड प्रेजेंट डे उड़ीसा एंड पार्ट्स ऑफ बंगाल एंड आंध्र प्रदेश, जिसके अंदर उस समय कलिंग के अंदर उस समय जो आज का उड़ीसा है, पार्ट्स ऑफ बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, वो उस समय कलिंग के ही अंदर आता था। इसके अलावा यानी एक तो कलिंग को नहीं हरा पाया दिल्ली सल्तनत, और वन ऑफ इट्स रूलर्स इन द मिड 13th सेंचुरी, नरसिंहदेव फर्स्ट, also spelled Narsinghdev first, was noted for the military strength and cultural brilliance he brought to the kingdom। यानी कि इस ईस्टर्न गंगा किंगडम का ही एक रूलर था जिसका नाम था नरसिंहदेव फर्स्ट। इंपॉर्टेंट है काफी, नरसिंहदेव फर्स्ट। इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ काफी थी, ठीक है, इन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के गए,
ही डिफीटेड द दिल्ली सल्तनत गवर्नर ऑफ बंगाल, यानी नरसिम्हदेव फर्स्ट ने उस समय जो दिल्ली सल्तनत का जो गवर्नर था बंगाल में उसको हराया। और ही बिल्ड द फेम्ड सूर्य टेम्पल एट कोणार्क। और दूसरा इनका जो मेन काम था वो ये था कि कोणार्क में जो इन्होंने सूर्य मंदिर बनवाया, जो कोणार्क का सन टेम्पल है, वो किसने बनवाया? तो वो भी नरसिम्हदेव फर्स्ट ने बनवाया। तो दिल्ली सल्तनत कलिंग को नहीं जीत पाया, किसकी वजह से? नरसिम्हदेव फर्स्ट की वजह से, जिनको नरसिंहदेव फर्स्ट भी बोला जाता है, कहा जाता है। तो इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ काफी थी, इन्होंने अपने कल्चर पे बहुत काम किया अपने साम्राज्य में। उसके अलावा इन्होंने जो उस समय बंगाल में जो दिल्ली सल्तनत के गवर्नर थे उनको हराया, और उड़ीसा में कोणार्क में जो सन टेम्पल है, फेमस सन टेम्पल है जिसको हम ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, वो भी इन्होंने बनवाया। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा भी इसको कहा जाता है, वो भी इन्होंने बनवाया। तो एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द तुगलक्स, तुगलक्स के समय द मुसुनुरी नायक्स तेलुगु चिफ्टेंस, एक तेलुगु सरदार थे। तेलुगु मतलब तेलुगु कहां बोली जाती है? तो आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। तो जो तेलुगु सरदार थे जिनका नाम था मुसुनुरी नायक्स, रैलीड ओवर 75 मोर चिफ्टेंस ऑफ द रीजन, उन्होंने अपने इलाके के 75 और सरदारों को एक किया। फॉर्म्ड अ कॉन्फेडरेसी, एक तरह से अलायंस बनाया, एक कॉन्फेडरेसी बनाई सबको मिला करके। दैट डिफीटेड स्मॉलर प्रोविंसेस, जिन्होंने उस समय छोटे छोटे प्रोविंसेस को हराया। फॉर्म्ड अ कॉन्फेडरेसी दैट डिफीटेड द दिल्ली सल्तनत, और उस कॉन्फेडरेसी ने बाद में दिल्ली सल्तनत को हराया, दिल्ली सल्तनत की जो फोर्सेस थी उस इलाके में उनको हराया। एंड एक्सपेल्ड मोहम्मद बिन तुगलक्स आर्मी फ्रॉम वारंगल, और वारंगल में जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो आर्मी थी उसको बाहर भगाया। वारंगल कहां है? आज के समय तेलंगाना में है। यानी कि तेलंगाना में जो तेलुगु सरदार थे जिनको मुसुनुरी नायक्स कहा जाता था, उन्होंने अपने साथ में 75 और सरदारों को एक किया। हर सरदार के पास अपनी अपनी एक छोटी आर्मी होती थी, तो 75 और सरदारों को एक किया। उस इलाके में जो भी दिल्ली सल्तनत की फोर्सेस थी उनको हराया, और जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो आर्मी थी उसको वारंगल से भगा दिया। कब? अराउंड 1336 के आसपास। ठीक है, तो एक ये आपको रेजिस्टेंस याद रखना है, पहला रेजिस्टेंस कलिंग का, और दूसरा रेजिस्टेंस आपका तेलुगु सरदारों का जो थे मुसुनुरी नायक्स। ठीक है, हाउएवर weakened by Alauddin attacks and internal conflicts, the Hoysala kingdom declined, and the mid 14th century and in the mid 14th century was absorbed into the Vijayanagar empire. एक उस समय किंगडम था होयसला किंगडम। होयसला किंगडम के ऊपर बार बार अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक्स किए, और अलाउद्दीन खिलजी के बार बार अटैक्स करने के बाद होयसला जो किंगडम था वो मिड 14th सेंचुरी में खत्म हुआ, और किसमें एब्जॉर्ब हो गया? किसके अंदर मिल गया? तो विजयनगर एम्पायर में मिल गया। तो उस समय भारत में साउथ में एक बहुत बड़ा एम्पायर था, विजयनगर एम्पायर। तो होयसला किंगडम जो है वो विजयनगर एम्पायर में ही मिक्स हो गया। ठीक है, किसके टैक्स की वजह से? अलाउद्दीन खिलजी के टैक्स की वजह से। होयसलास बिल्ट मैग्निफिसेंट टेम्पल्स, होयसला जो थे उन्होंने बहुत शानदार मंदिर बनवाए। फॉर इंस्टेंस दोज ऑफ बेलूर एंड हालेबिडू, जो कि कुछ फेमस हैं, जैसे बेलूर में है, जैसे हालेबिडू में है। होयसला जो एम्पायर है ये कर्नाटक के ही आसपास में था, तो ये भी आपको याद रखना। कन्नड़ फोकलॉर रिकाउंट्स द स्टोरी ऑफ साला, जो कन्नड़ में कुछ कहानियां हैं, जो वहां की लोक कहानियां हैं, उनमें एक कहानी है किसकी? साला की। अब ये साला क्या है? द स्टोरी ऑफ साला, अ यंग मैन हु फॉट अ लायन, यानी साला कौन है? तो एक यंग मैन है हु फॉट अ लायन, जो एक शेर से लड़ा, टू सेव हिज गुरु, अपने गुरु को बचाने के लिए। गिविंग द डायनेस्टी इट्स नेम होयसला, और उसी के नाम पे जो है उसकी डायनेस्टी का नाम पड़ा। डायनेस्टी का नाम क्या पड़ा? होयसला, यानी साला उस व्यक्ति का नाम, उस बच्चे का नाम, उस यंग मैन का नाम जिसने एक शेर के साथ लड़ाई करी अपने गुरु को बचाने के लिए, और उसी के नाम पर जो है वहां पे जो डायनेस्टी थी, होयसला डायनेस्टी, उसका नाम पड़ा होयसला। तो साला उसका नाम है यंग मैन का, और होए का मतलब होता है स्ट्राइक, कि मारो। होयसला यानी साला मारो। ठीक है, अब ऐसा सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि अगर हम नॉर्थ इंडिया में इस चीज को पढ़ेंगे तो हमको लगेगा भाई कोई एब्यूजिव सी बात है, बट साउथ इंडिया में जहां पे कन्नड़ बोली जाती है वहां इसका मतलब कुछ और है। ठीक है, तो लैंग्वेज ऐसी ही चीज है। लैंग्वेज को अगर आप अपने ही नजरिए से देखोगे, किसी शब्द को आप अपने ही नजरिए से देखोगे तो आपको हो सकता है वो गलत नजर आए, बट हो सकता है वही शब्द जो है किसी और भाषा में किसी और चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। ठीक है,
तो नॉर्थ इंडिया में साला जो वर्ड है वो कई बार अब्यूज करने के लिए, गाली देने के लिए इस्तेमाल कर दिया जाता है, बट साला वर्ड जो है वो साउथ में या कन्नड़ में किसी इंसान का नाम हो सकता है। तो होय साला मतलब कि होय मतलब स्ट्राइक, मारो, और साला जो है उसका नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। द बहमनी सल्तनत, बहमनी सल्तनत जो है वो भी एक और डायनेस्टी थी उस समय पे। द बहमनी सल्तनत फॉर इंस्टेंस रोज इन द मिड 14th सेंचुरी, वो भी एक 14th सेंचुरी की डायनेस्टी थी, एंड कंट्रोल्ड मच ऑफ द डेक्कन फॉर ए वाइल, और बहुत सारे डेक्कन के इलाके पे उसने भी रूल किया। तो एक आपको इस डायनेस्टी का भी नाम याद रखना है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ राजस्थान ऑल्सो रिमेन्ड बियॉन्ड द रीच ऑफ द दिल्ली सल्तनत, बहुत सारा ऐसा इलाका था राजस्थान का जो कि दिल्ली सल्तनत के अंडर कभी नहीं आया नहीं। इन द 15th सेंचुरी इट फेस स्टिफ रेजिस्टेंस फ्रॉम राणा कुंभा, 15वीं सेंचुरी में राणा कुंभा जो थे राजस्थान में, उन्होंने बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाया दिल्ली सल्तनत के खिलाफ। और राणा कुंभा कौन थे? द रूलर ऑफ द मेवाड़ किंगडम। तो जो प्रॉस्पेरस मेवाड़ किंगडम था, जो मेवाड़ किंगडम आपने नाम सुना होगा, मेवाड़ में ही आपके बाद में राणा कुंभा के बाद आपको राणा सांगा दिखाई दिए, मेवाड़ में ही आपको राणा महाराणा प्रताप दिखाई दिए, उदय सिंह दिखाई दिए। ठीक है, तो ये वही आपका एम्पायर है मेवाड़ किंगडम। ठीक है, एक मिनट बेटा, एक मिनट देंगे आप। सॉरी भाई, चलो। तो राणा कुंभा जो थे मेवाड़ के राजा थे, और उन्होंने भी दिल्ली सल्तनत का बहुत ज्यादा विरोध किया था, यानी उनके इलाके तक भी दिल्ली सल्तनत नहीं आ पाया। राणा जो वर्ड है वो कई बार राजपूत राजाओं के लिए टाइटल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यानी राणा जो है राजा का टाइटल है, राणा। ठीक है, राजा को राणा कहा जाता था। उसके अलावा बात करें, कुंभलगढ़ का जो किला है वो राणा कुंभा ने बनवाया, उन्हीं के नाम पे उसका नाम पड़ा कुंभलगढ़ का किला। तो कुंभलगढ़ फोर्ट वाज बिल्ड बाय राणा कुंभा इन द 15th सेंचुरी इन द अरावली हिल्स, इन दी अरावली हिल्स। और अरावली हिल्स को लेकर के बेटा आजकल बहुत न्यूज चल रही है, आजकल बहुत चर्चाओं में है अरावली हिल्स। अरावली हिल्स आपको पता होगा, अरावली हिल्स जो है वो गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली तक जाती है। दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वो एक तरीके से लास्ट पॉइंट माना जाता है अरावली हिल्स का। और अरावली हिल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ज्योग्राफी के लिए, हमारे कल्चर के लिए भी, खासतौर से राजस्थान के लिए। तो कल्चरल तरीके से तो राजस्थान के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, और ज्योग्राफी के हिसाब से तो पूरे भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज जो है वो मानी जाती है अरावली को। और अरावली जो है वो कई तरीके से एक तरीके का बैरियर का काम भी करती है, रेनफॉल में हेल्प करती है। ठीक है, जो मानसून आता है उसमें हेल्प करती है, उसको सही डायरेक्शन में ले जाने का काम करती है अरावली। उसके अलावा जो थार डेजर्ट है उसको वो ईस्ट में एक्सपेंड ना हो उसको रोकने का काम करती है अरावली। तो एक तरीके से वो नेचुरल बैरियर का काम करती है।
और अभी न्यूज में इस वजह से है कि अरावली के ऊपर एक तरीके का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है गवर्नमेंट के फेवर में कि भाई अरावली में जो भी माउंटेन्स 100 मीटर से नीचे हैं उनको अरावली रेंज का पार्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। और बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जिनके हिसाब से ये बताया गया है कि अरावली में 90% जो माउंटेन्स है वो 100 मीटर से नीचे है, यानी कि 90% अरावली को डिस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, उसके पेड़ों को काट दिया जाएगा सो कॉल्ड डेवलपमेंट के लिए। तो उससे क्या क्या नुकसान होंगे वो आपको ही पता है, ठीक है। 90% अगर अरावली खत्म हो जाएगी तो जो भी ज्योग्राफिकल बेनिफिट्स हमको अरावली की वजह से मिलते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, वहां का जो कल्चर है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में है अरावली रेंज, ठीक है। बहुत सारे लोग उसकी एक तरीके से मुहिम भी चला रहे हैं अरावली को बचाने के लिए। तो आप भी थोड़ा सा उसमें अवेयर रहिए, उसको देखिए कि क्या क्या उसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो इसको भी आप याद रखिएगा बीच में। तो अरावली हिल्स में कुंभलगढ़ फोर्ट है जो कि राणा कुंभा ने बनवाया एंड सर्व्ड एज ए स्ट्रॉन्ग होल्ड फॉर द रूलर्स ऑफ मेवाड़, अ प्रोमिनेंट राजपूत किंगडम, ठीक है। सराउंडेड बाय फॉरेस्ट एंड स्टीप स्लोप्स, जिसके चारों ओर, इस कुंभलगढ़ किले के चारों ओर घने जंगल, स्टीप स्लोप्स हैं। इट इज फेमस फॉर इट्स मैसिव 36 किलोमीटर लॉन्ग वॉल, और इसके चारों तरफ एक 36 किलोमीटर लंबी, बहुत लंबी जो है एक दीवार है जो कि इसको फोर्टिफाई करती है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस वॉल्स इन द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड की जितने भी कंटिन्यूअस वॉल्स हैं उनमें वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे लंबी तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कुंभलगढ़ की जो दीवार है वो मानी जाती है। अब आगे बात करते हैं विजयनगर एम्पायर की, ठीक है। तो विजयनगर एम्पायर इन द 14th सेंचुरी, टू ब्रदर्स हरिहर एंड बुक्का, 14th सेंचुरी में दो भाई थे हरिहर और बुक्का, बुक्का फर्स्ट भी कहा जाता है, who had initially served as governors under मोहम्मद बिन तुगलक, जो पहले मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में गवर्नर थे, eventually rejected Delhi's authority and established an independent kingdom that became a significant force in southern India and grew into the विजयनगर एम्पायर। मतलब यही कि इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में जो गवर्नर थे, इन्होंने दिल्ली सल्तनत को फिर बाद में एक्सेप्ट नहीं किया और इन्होंने अपना एक अलग एम्पायर बनाया जिसको विजयनगर एम्पायर कहा गया। हरिहर एंड बुक्का विटनेस रिमार्केबल साइट एट हम्पी इन प्रेजेंट डे कर्नाटका। हरिहर और बुक्का ने एक हम्पी में एक बहुत बढ़िया जगह देखी जो कि आज कर्नाटका में है। वहां पे उन्होंने एक सपना देखा था कि हेयर टर्निंग अराउंड एंड चेजिंग अ पैक ऑफ हुंड्स, ठीक है। हेयर मतलब जो छोटा सा एक खरगोश होता है उसको हेयर कहते हैं, और वो एक पैक ऑफ हुंड्स यानी कुछ ग्रुप है, कुछ भेड़ियों वगैरह का, उसको चेज कर रहा है, सिंबलाइजिंग अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ एंड करेज। व्हेन दे रिकाउंटेड दिस इंसिडेंट टू देयर गुरु, जब उन्होंने अपने इस इंसिडेंट को अपने गुरु को बताया जिनका नाम था विद्यारण्य, इसको भी याद रखना, ये गुरु हैं किसके, हरिहर और बुक्का के। जब उनको बताया तो ही इंटरप्रेटेड इट एज अ सिंबल ऑफ रेजिलियंस एंड ब्रेवरी एंड एडवाइज देम टू एस्टैब्लिश देयर कैपिटल एट दैट वेरी स्पॉट। तो उनके गुरु ने कहा कि भाई ये एक बहुत ही अच्छा सिंबल है बहादुरी का, रेजिलियंस का, तो उनको ये एडवाइस किया कि आप अपनी कैपिटल जो है उसी जगह पे बनाइए जहां पे आपने वो एक तरीके से ये चीज आपने देखी है, आपने वहां पे नोटिस किया है, विटनेस किया है। तो हम्पी जो है विजयनगर एम्पायर की कैपिटल बनी इस कहानी की वजह से। बहमनी सल्तनत वाज फ्रेगमेंटेड इनटू 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स। उस समय जो बहमनी सल्तनत थी, विजयनगर एम्पायर के ही साथ में एक और एम्पायर था बहमनी सल्तनत, तो ये 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिवाइडेड थी। यानी बहमनी सल्तनत में 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे जिनको डेक्कन सल्तनत कहा जाता था। एक दिल्ली सल्तनत है वो अलग है, ये डेक्कन सल्तनत कहा जाता था इन 5 सल्तनत को जो कि बहमनी सल्तनत के अंडर थी। कौन कौन सी, तो एक थी बीजापुर, एक थी गोलकोंडा, एक थी बरार, अहमदनगर और बीदर। ईच रूल्ड बाय फॉर्मर गवर्नर्स और तरफदार्स। और हर एक सल्तनत में, हर एक डेक्कन सल्तनत में, चाहे बीजापुर हो, गोलकोंडा हो, बरार हो, चाहे अहमदनगर हो, चाहे बीदर हो, हर एक सल्तनत में एक गवर्नर या फिर एक तरफदार हुआ करता था जो उसको रूल करता था। द विजयनगर रूलर्स बैटल्ड विद द फर्स्ट टू। जो विजयनगर रूलर्स थे वो पहली दो जो थी बीजापुर और गोलकोंडा, इनके साथ लड़ते रहते थे, उनके साथ उनकी लड़ाइयां होती थी। एज वेल एज विद द गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा इन द ईस्ट। उसके अलावा जो गजपति रूलर्स थे उड़ीसा के, उनके साथ भी विजयनगर एम्पायर की लड़ाइयां होती रहती थी, ठीक है। गजपति, इसमें जो पति वर्ड आ रहा है इसका मतलब क्या है, तो पति मींस मास्टर और लॉर्ड इन गजपति। गजपति में जो पति वर्ड है इसका मतलब होता है मास्टर या लॉर्ड, स्वामी। जैसे नरपति है, अश्वपति है, इनमें जो पति वर्ड है उसका मतलब ये है। द विजयनगर किंग्स वर कॉल्ड नरपति। जो विजयनगर एम्पायर के राजा होते थे उनको नरपति कहा जाता था।
द बहमनी सल्तनत रूलर्स अश्वपति, बहमनी सल्तनत के रूलर्स को अश्वपति कहा जाता था, अश्व मतलब होता है घोड़ा। एंड द मराठा रूलर्स को छत्रपति कहा जाता था, ये भी आपने सुना होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज, तो मराठा रूलर्स को छत्रपति कहते थे। तो साउथ में जिन भी नाम के आगे ऐसे पति लगा होता था उसका मतलब होता था मास्टर या फिर लॉर्ड। ठीक है, आगे बात करें कृष्णदेव राय की, तो कृष्णदेव राय जो है वो एक तरीके से विजयनगर एम्पायर के सबसे महान राजा थे। तो इन द 16th सेंचुरी द विजयनगर एम्पायर रीच्ड इट्स पीक अंडर इट्स सेलिब्रेटेड रूलर कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर के सबसे महान राजा थे। ही हिमसेल्फ कंपोज एन एपिक पोएम इन तेलुगु अमुक्ता माल्यदा, इन्होंने खुद एक पोएम लिखी है तेलुगु में एक पोएम लिखी है जिसका नाम है अमुक्ता माल्यदा, ऑन द स्टोरी ऑफ द तमिल पोएट संत अंदल, जो एक तमिल पोएट संत हैं अंदल, उनके ऊपर एक कहानी है। वन सेक्शन ऑफ द वर्क इज राजनीति, और इस अमुक्ता माल्यदा का ही एक सेक्शन है जो राजनीति के बारे में है। ठीक है, राजनीति मतलब रॉयल पॉलिसी, पॉलिटिक्स, उसके बारे में है। कृष्णदेव राय प्रोवाइडेड ग्रांट्स टू मेनी टेंपल्स, कृष्णदेव राय ने बहुत सारे मंदिरों को दान दिए, इंक्लूडिंग तिरुपति इन आंध्र प्रदेश, जो तिरुपति मंदिर है आंध्र प्रदेश में, आप उसको कह सकते हो कि भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है तिरुपति मंदिर। एंड द विठल टेम्पल इन हिज ओन कैपिटल विजयनगर, और विजयनगर में जो विठल टेम्पल है उसको, तो बहुत सारे वो दान किया करते थे मंदिरों को विजयनगर एम्पायर में कृष्णदेव राय। डोमिंगोज पेज, एक पोर्तुगीज ट्रेवलर थे डोमिंगो पेज, लेफ्ट अ लॉन्ग एंड डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ हिज स्टे इन द विजयनगर कैपिटल। तो डोमिंगो पेज जो है एक पोर्तुगीज ट्रेवलर थे जो विजयनगर एम्पायर में काफी समय तक रहे थे। आफ्टर विनिंग मैनी वॉर्स अगेंस्ट हिज नीबर्स, कृष्णदेव राय डाइड ऑफ इलनेस इन 1529। उन्होंने अपने पड़ोसियों के खिलाफ कई बार युद्ध किए और युद्ध करने के बाद 1529 में इनकी डेथ हुई। In 1565 the Deccan Sultanate formed a coalition and defeated the Vijayanagar forces led by Rama Rai। तो 1565 में जितनी भी डेक्कन सल्तनत थी, मैंने आपको अभी जो दिखाए थे 5 सल्तनत थी डेक्कन सल्तनत, उन सब ने मिलकर के कोलिशन बनाया, एक गठबंधन किया और विजयनगर फोर्सेस को हरा दिया। किसके अंदर? राम राय के अंदर, यानी विजयनगर फोर्सेस जिनको राम राय लीड कर रहे थे उनको हरा दिया किसने? डेक्कन सल्तनत ने। ठीक है, और बहुत ही फेमस बैटल है वो। ठीक है, बहुत ही फेमस बैटल है। तो राम राय कौन है? कृष्णदेव राय के सन इन लॉ, दामाद, एट द बैटल ऑफ तालीकोटा। तो इसको याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ तालीकोटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बैटल ऑफ तालीकोटा में क्या हुआ था कि बहमनी सल्तनत ने या डेक्कन सल्तनत ने विजयनगर एम्पायर को हरा दिया था, और उस समय विजयनगर एम्पायर का जो रूलर था वो कौन था? राम राय। कब हुई थी ये बैटल? 1565 में। After this empire got fragmented into smaller regions ruled by Nayaks who were former military governors। और इसके बाद, इस बैटल के बाद जो विजयनगर एम्पायर था वो टूट गया था, फ्रैगमेंट हो गया था, बिखर गया था, और वहां पे नायक जो थे वो रूल किया करते थे। नायक कौन थे? जो पहले मिलिट्री गवर्नर थे, फिर वहां पे उनका रूल शुरू हो गया विजयनगर एम्पायर में। ठीक है, और इसके बाद है मुगल्स, जिनको हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तो इस पार्ट में जो है हमने पहले वाले पार्ट में, टॉपिक नंबर 21 के पहले पार्ट में हमने दिल्ली सल्तनत और विजयनगर एम्पायर को डिस्कस किया, और इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें हम मुगल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, गुड बाय, जय हिंद।